हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारी जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस कह लो या फिर आप जनरल नॉलेज कह लो या फिर जनरल स्टडीज कह लो, उसका मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मॉक टेस्ट 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के 1 और 2 हम कर चुके हैं जिसमें हमने 50 एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, ठीक है। 25 प्लस उसके साथ स्टैटिक पोर्शन काफी सारा डिस्कस किया था और करंट अफेयर को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सॉरी, ये वीडियो मतलब आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, उसके साथ ही इसमें मतलब कोई मतलब मैं डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं इस समय घर आया हुआ हूँ, थोड़ा छुट्टी पे, घर में थोड़े से काम थे इसके लिए। लेकिन परेशान मत होइए, जैसा कि आप देख सकते हो कि कल विक्रम सर की वीडियो भी आई थी, रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो हमारी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। अभी बाकी आपको क्या चाहिए, आप अपने सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। जो वैकेंसी आई है उसके रिगार्ड में अगर आपका कोई भी सजेशन है लाइव या जो भी चीजें, उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अकॉर्डिंगली हम उसको वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी यहाँ पर जानकारी है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। एसएससी हमारा जानते हैं आप सदाबहार चलता रहता है, मतलब उसकी वैकेंसीज रेगुलर आती रहती है। तो अगर आप इन जैसे एग्जाम जैसे आरपीएफ हो गया, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कॉम्प्रिहेंसिवली कोई कोर्स वगैरह लेना चाहिए, तो अभी एग्जाम भी अपने सभी कोर्सेज से 50% का, मतलब आप देख सकते हो 50% मतलब 1/2 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी इसको क्या करना है, आपको इनरोल करना है, ठीक है। कोड यहाँ पर दे रखा गया है, कैपिटल वर्ड में सिलेक्शन लिखा हुआ है, और ये कोड डालकर आप कोर्स लीजिए और अपना सिलेक्शन को भी क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस कोर्स के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी, तो नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक तो जानकारी ये होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, आर्टिकल 324, 326 या फिर कौन से आर्टिकल में। तो आप सबको पता है, बता दो भाई, आर्टिकल 324 में इसकी बात की गई है या 326 में, ठीक है। 324 में आर्टिकल 324 में बात की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया को। तो आप बोलोगे भाई जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ज्यादातर को हमारे प्रेसिडेंट महोदय इलेक्ट करते हैं। कितने वर्ष के लिए, तो जितने भी संवैधानिक निकाय होती है उनके अध्यक्षों की जो टेन्योर होता है वो लगभग 6 वर्ष का होता है, कुछ एक को छोड़कर। जैसे जैसे आप बोलोगे अटॉर्नी जनरल को छोड़कर, अटॉर्नी जनरल जो कि हमारे आर्टिकल 76 के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं, इनका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि इनका कार्यकाल डिपेंड करता है प्रेसिडेंट की मर्जी पर। अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक कार्य करेंगे, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की मर्जी हो गई तो अगले दिन ही इनको नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो ये बात हो गई यहाँ पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईएसआई ने अभी जो है किस कॉमिक कैरेक्टर को चुना है एजुकेट और मोटिवेट करने के लिए यंग वोटर्स को। तो क्या शक्तिमान को चुना है, क्या नागराज, फैंटम या फिर चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी जी जो हैं ये हमेशा से फेमस रहे हैं अपनी ज्ञान के लिए, मतलब ये ज्ञान दिया करते थे, ठीक है, शिक्षाएं प्रदान करते थे। तो उसको मद्देनजर यहाँ पर जो है प्राण कॉमिक्स जो एक है, ठीक है, प्राण कॉमिक्स के ये कैरेक्टर हैं। तो प्राण कॉमिक्स के साथ ईएसआई ने क्या किया है, सॉरी, ईसीआई ने क्या किया है, समझौता किया है, या फिर आप कह सकते हो जो भी है उनके साथ कोलेब्रेशन किया है, ताकि जो हमारे यंग वोटर्स हैं उनको एजुकेट और मोटिवेट किया जा सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा चौधरी और साबू, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्शन जो हमारा कमीशन है उसने ना नेशनल अवार्ड विनिंग जो हमारे एक्टर हैं उनको नेशनल आइकन के रूप में चुना है। किसको, राजकुमार राव को। फॉर द ईयर जो 2024 का हमारा जनरल इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना गया है, तो आपको पता होना चाहिए राजकुमार राव को चुना है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको साइड में नोट कर लेना है, राजकुमार राव को एज अ नेशनल आइकन चुना गया है जो हमारा जनरल इलेक्शन 2024 होने वाला है उसके लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 में यहाँ दे रखा गया है कि जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री है उन्होंने किस राज्य में नेशनल वाटरवेज 44 इचामती नदी पर जो ड्रेजिंग काम है उसको स्टार्ट किया। तो कहाँ पर है, तो आपको ये पता होगा वेस्ट बंगाल में। ये फालतू की चीज लिखी है, इसको इग्नोर कर दो। वेस्ट बंगाल में ये जो पुल है, ये जो भी सॉरी वाटरवेज 44 है, इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछें कि वेस्ट बंगाल कौन कौन से इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आप बता सकते हो, बताना है जरा। जो वेस्ट बंगाल है कौन कौन सी इंटर मतलब कौन कौन सी कंट्रीज के साथ, ठीक है, ये आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज के साथ वेस्ट बंगाल अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। ये आपका
कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और दुख होता है थोड़ा सा कि मतलब आपसे ऐसा, तो ये देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ और आप कमेंट में मतलब लिखते भी नहीं हो, यार इतना आलसी क्यों बनना है। ठीक है, लिखा करो और थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करो। ठीक है, थोड़ा कम से कम अगर 200 व्यूज भी हो जाते हैं तो थोड़ा मोटिवेटेड लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, मेहनत लगती है, बाकी आपकी मर्जी। सिक्किम की अगर बात करें तो हमारा जो सिक्किम है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, ये हमें सबको पता है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप बताओगे सिक्किम है। ठीक है, कैपिटल हमारी इसकी क्या है, गैंगटॉक है। नाथुला दर्रा कई बार पूछा गया है, तो नाथुला जो है कहाँ पर है, तो आप बता दोगे नाथुला हमारा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, मणिपुर का स्टेट फेस्टिवल कई बार पूछा जाता है, तो लाई हरोबा अगर आपसे पूछा जाए कि लाई हरोबा जो फेस्टिवल है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप बता दोगे भाई लाई हरोबा हमारा मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी सिलेक्शन कोर्स हो गया या फिर इस तरह के जो एग्जाम हो गए वहां पर बहुत बार पूछा गया कि लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है, नाथुला जो पास है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आपको बता देना है कि नाथुला जो है सिक्किम में है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी हमारा सिक्किम है, लाई हरोबा हमारा सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। और पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर कंट्री है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है वो आपको बताना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर पूछा गया है कि किस सूफी संत को दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता था। क्या वो शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे, क्या ख्वाजा अबुल हसन अल जुहारी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो हमारे बख्तियार काकी थे, ठीक है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। कई बार ये पूछा जाता है वो अमंग द फॉलोइंग वाज दी सक्सेसर ऑफ दी मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती का सक्सेसर किसे माना जाता है या बोला जाता है, तो आपको आंसर करना है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये चिश्ती जी जो थे उनके क्या थे, सक्सेसर थे, मतलब उसके बाद ये क्या बने थे, सूफी बने थे या फिर जो भी आप कह सकते हो पीर वगैरह बने थे। ठीक है, इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो आपको उनका पता होना चाहिए, बख्तियार काकी जी की दिल्ली में है। ठीक है, मैचिंग कई बार पूछी जाती है। जो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं इनकी आप सबको पता है अजमेर में। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में ये फेमस है, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये इनका जो टेन्योर चल रहा था 1237 के नियर, सॉरी 1337 के नियर अराउंड, बाई मिस्टेक 1200 लिख गया, 1337 के नियर अराउंड इनकी क्या होती है, डेथ होती है। और जो हमारे अमीर खुसरो थे, ठीक है, अमीर खुसरो और इनके बीच बहुत ही गहरे संबंध थे। बोला जाता है कि जिस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ होती है उसके ही अगले दिन जो हमारे अमीर खुसरो थे वो भी अपनी क्या करते हैं, जान दे देते हैं, मतलब डेथ हो जाती है इनकी भी। ठीक है, इतना इनके बीच में प्रेम था। अब आ जाते हैं हमारे किस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात, जो दाता गंज बख्श के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था ख्वाजा अबुल हसन अल जुहरी को। ठीक है, इनके बारे में जान रखना, ये एक सुन्नी मुस्लिम थे। ठीक है, सुन्नी मुस्लिम थे और इन्होंने ना एक पोइम लिखी थी आप कह सकते हो, या फिर एक पोइट्री लिखी थी, उसका नाम था कश्फ अल महजूब। ठीक है, उसका नाम था कश्फ अल महजूब। तो कई बार ये पूछा, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो कश्फ अल महजूब था ये कंपोज किया गया था किसके द्वारा, तो कश्फ अल महजूब जो था ये ख्वाजा अबुल हसन उल जुहरी द्वारा जो क्या किया गया था, कंपोज किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया है ना। इसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 54, 53 हो गया, 54। वीर शैव आंदोलन के बारे में यहाँ पर है कि वीर शैव आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो वो आंसर बताने से पहले थोड़ा तुकाराम के बारे में जान लीजिए। तुकाराम बेसिकली महाराष्ट्र में हुए थे। इनकी जो डीओबी है उसको लेकर थोड़ा सा डिबेट है, कोई कहता है ये पैदा हुए थे 1598 1598 में, कोई कहता है 1608 में हुए थे, लेकिन जो इनकी डेथ हुई थी 1649 50 में हो गई थी। ठीक है, ये इनकी डेथ हुई थी यहाँ पर। ठीक है, और ये पैदा जो हुए थे उस डेट को लेकर थोड़ा सा डिबेट है, तो वो हमें जानना भी नहीं है, कुछ भी कभी भी हुए हो। हमें क्या जानना है, इनकी जो कंपोजिशन थी, जो इन्होंने लिखा था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली डिवोशनल पोइट्रीज लिखी थी, भक्ति गाने लिखे थे। ठीक है, डिवोशनल पोइट्रीज लिखी थी। वहां पर क्वेश्चन बनते कि जो डिवोशनल पोइट्रीज थी ये किस नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है, मतलब आईबी ऐसे में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो अभंग है। ठीक है, ये अभंग किसके द्वारा लिखी गई है या ये क्या चीज थी, तो ये डिवोशनल पोइट्री है, किसने लिखी है, तुकाराम ने लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर
तो यहाँ पर पूछा गया वीर शैव आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो वीर शैव बेसिकली इसको लिंगायतिज्म लिंगायतिज्म भी बोला जाता है। ये भगवान शिव से संबंधित था, ठीक है, शैव संप्रदाय से संबंधित था। लिंग जो ये वीर शैव आंदोलन था, इसमें जो लोग थे लिंगायत समुदाय के लोग, ये अपने गले में लिंग धारण करते हैं, उनके सिंबल को धारण करते हैं। बासवन्ना ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, 12th सेंचुरी के आसपास, 12वीं सदी के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कर्नाटक से इसका जन्म होता है। इसने जो कास्ट सिस्टम था उसको अपोज किया था, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम था, जो हमारा जाति प्रथा जो चली आ रही थी, उसको अपोज किया था कास्ट सिस्टम को, और सोशल हार्मोनी को प्रमोट किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो वेद थे, तो अगर बोला जाए कि वेद वगैरह को इसने अपोज किया था तो बिल्कुल ठीक होगा, वेद को इसने अपोज किया था, ठीक है। वेद वगैरह जो थे हमारे, उसको इन्होंने अपोज किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो फिलोसफिकल टीचिंग्स थी, इनकी टीचिंग्स को क्या बोला जाता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनकी टीचिंग्स को वचनास बोला जाता था, ठीक है, वचनास। तो वचनास क्या था, तो वचनास फिलोसफिकल टीचिंग्स थी किसकी, तो वीर शैव आंदोलन को की या फिर लिंगायत कम्युनिटी की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बी होगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अंतिम बौद्ध राजा, आखिरी बुद्धिस्ट किंग, जिस जो एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा स्कॉलर और राइटर था। तो अगर हम कनिष्क की बात करें तो ये पैट्रोनिस्ट तो थे, ये पैटर्न तो थे, ठीक है। महायान जो हमारा सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसको इन्होंने बहुत पैट्रोनेज प्रोवाइड की थी, ठीक है। बिंबिसार तो यहाँ पर गलत है, बिंबिसार तो इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बिंबिसार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके अलावा आते हैं अशोक पे। अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक ने भी जो बुद्धिज्म था उसको क्या किया था, पैट्रोनेज प्रोवाइड तो की थी, बट ये कोई स्कॉलर नहीं था, मतलब कुछ लिखता नहीं था। लेकिन अगर हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने 3 बुकें लिखी थी, ठीक है। 3 बुकों में से 2 का नाम मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक बुक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नागानंद एंड प्रियदर्शिका, ठीक है, ये 2 मैंने बुक लिख दी। अब बाकी आपको बताना है, ठीक है। ये 607 से लेकर 607 से लेकर 647 तक ये रहे थे राजा, ठीक है। कन्नौज पर इन्होंने रूल किया था। और इनके टाइम पे एक चाइनीज ट्रेवलर आया था, उसका नाम क्या था, वेन सांग, ठीक है। वेन सांग इनके टाइम पे आया था, जिसने एक बुक लिखी थी सी यू की, ठीक है। तो सी यू की जो बुक थी, उससे हमें उस समय का जो काल था उसके बारे में पता चलता है, भारत के बारे में बहुत कुछ हमें पता चलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 था उसका भी आंसर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। कनिष्क के टाइम पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, फोर्थ फोर्थ नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी किसके टाइम पे हुई थी, तो आप बता दोगे भाई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी हमारे कनिष्क के टाइम पे। और ये कहाँ पर हेल्ड हुई थी, तो बता देना जरा, ये कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। चलो, कुंडल वन में हुई थी ये, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, थोड़ा सा इसको आप स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पढ़ो और उसका आंसर करने की कोशिश करो। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि भक्ति और जो सूफी आंदोलन था, उसने बताया कि जो अलग अलग जो आपके रिचुअल्स होते थे, ठीक है, उसकी जगह इन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल जो भक्ति का भाव है, ठीक है, उस पे इन्होंने क्या बोला, आस्था प्रकट की कि भाई भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये जो कर्म कांड होते हैं ये। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो भक्ति आंदोलन था वो केवल सदर्न इंडिया तक ही क्या था, लिमिटेड था, बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट में इसका प्रभाव नहीं मिलता है। तो सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो तुकाराम वगैरह हो गए, ठीक है, तुकाराम हो गए, ठीक है, ये सारे जो लोग ये महाराष्ट्र में थे, तो ये अलग रीजन हो गया। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में भी आप जानते हो हमारे बड़े अलग अलग राइटर्स होते हैं, तुलसीदास जी हुए और ये सारे लोग थे, तो ये भी भक्ति मूवमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। भक्ति मूवमेंट से इनको अलग नहीं किया जाता है। मीरा हो गई नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, इन सबको आप किससे जोड़ते हो भाई, भक्ति मूवमेंट से जोड़ते हो। उसके अलावा उड़ीसा में थे आपके प्रभुपाद जी। तो आप देखोगे कि इन सब रीजन में अलग अलग, उसके बाद आसाम में भी थे, ठीक है। तो सब जगह पर तो कोई ना कोई फैला रहा है। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग आप कह सकते हो जो संत वगैरह थे उनका प्रभाव था, और उन्होंने भक्ति जो आंदोलन था उसको वहां पर फैलाया है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि वो दक्षिण भारत तक ही सीमित है। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसको आप काट दोगे। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अलवार और नयानार जो थे, ये बिल्कुल ठीक है कि अलवार और नयानार जो थे, ये दोनों
आपके भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। जो नयनार थे ये शिव उपासक थे, भगवान शिव की आराधना करते थे, ठीक है, शैविज्म से संबंधित थे। जबकि अलवार जो थे ये आपके वैष्णविज्म से संबंधित थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है, वाइल स्टेटमेंट 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, वहादत ए दीन की जो धारणा थी उसका प्रतिपादक था, कौन थे, ठीक है, बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन ऑफ वहादत ए दीन? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, क्या अशफाक उल्लाह खान थे, मोहम्मद शेर अली थे, या मौलाना आजाद? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे उन्होंने वहादत ए दीन लिखी थी। बेसिकली जो कुरान होता है, जो इस्लाम है, उसका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, इन्होंने टीचिंग्स दी थी मॉडर्न डेज में। जो ट्रेडिशनल एक वो अप्रोच चली आ रही थी कुरान को पढ़ने की या सारी धर्म को देखने की, तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किया था इन्होंने, जिसे इन्होंने वहादत दीन की धारणा बोली, ठीक है, द नोशन ऑफ वहादत दीन इन्होंने बोला था, ठीक है। थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे में चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से वहादत दीन की जो धारणा है उसको जोड़कर देखा जाता है। और इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो टीचिंग्स थी उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करने की कोशिश की थी, आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना जी। ये आपको ध्यान रखना। एक बुक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रास्त गोफ्तार, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रास्त गोफ्तार किसने लिखी है, तो जरा आप बताना किसने इसको, इस बुक को लिखी है, ठीक है। ये आपको कमेंट करना है, रास्त गोफ्तार जो है ये किसने लिखी है, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूँ प्लीज उसके आंसर करो, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता था। जो सर पूछते थे वो आप लिखोगे तो डेफिनेटली आपको याद रहता है, ठीक है। पीएसआईआर का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारी चीजें मैंने वीडियोस के अंदर बच्चों को बताई थी, और पेपर में उनको वो देखने को भी मिला है। मतलब 1 घंटे की वीडियोस से उनको बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प मिली है। आपको, आप जाकर लाइव जो सेक्शन होता है लाइव वीडियोस वाला, उसमें जाकर वो देख सकते हैं, उनके कमेंट्स वगैरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। मोट की मस्जिद के ऊपर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बनाई गई थी? क्या वो सिकंदर लोदी थे, क्या आनंद पाल थे, क्या खिज्र खान थे, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब ने 2 बिल्डिंग के ऊपर काम करवाया था। एक तो हम सब जानते हैं कौन सा भाई, कुतुब मीनार हो गया, है ना, कुतुब मीनार हो गया। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा नहीं करा पाए, तो उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। उसको किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और एक था 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, तो वो किसने बनाया था, जरा ये बताना भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने बनाया था। और कुतुब मीनार की भी फाउंडेशन जो थी वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने लिखी थी। चौगान खेलते समय इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, चौगान खेलते समय इनकी डेथ हो जाती है। और ये स्लेव डायनेस्टी के प्रतिपादक थे, स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है, जिसने तुर्के चहलगानी को क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। तुर्काने जो चहलगानी है वो किसने स्टैब्लिश की थी? तो आप बोलोगे इल्तुतमिश ने स्टैब्लिश की थी। खिज्र खान की बात करते तो जो खिज्र खान थे इनके बारे में क्या ही बोला जाए, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था? तो सैयद जो डायनेस्टी थी उसको स्टैब्लिश करने का रोल इनके पास जाता है। छोटी सी डायनेस्टी थी, ठीक है। कब से कब तक रही थी? तो 1414 से 1451 तक रही थी। इसके बाद कौन आ जाते हैं? इसके बाद आ जाते हैं हमारे बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी आ जाते हैं। और कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर स्टैब्लिश हो जाएगी हमारी लोदी डायनेस्टी, ठीक है। फिर 1487 में ये गुजर जाते हैं और इनकी जगह आ जाते हैं सिकंदर लोदी, एसएल। और वो गुजर जाते हैं 1517 में, और वहां पर कौन आ जाते हैं? इब्राहिम लोदी, लोदी आईएल। फिर जिनको 1526 में कौन हरा देता है? पानीपत के फर्स्ट बैटल में हरा देते हैं हमारे बाबर महोदय, ठीक है। पानीपत बैटल फर्स्ट में जो इब्राहिम लोदी थे, ठीक है, उनको कौन हरा देता है? बाबर हरा देता है, ठीक है। तो ये पूरी इनकी कहानी रही। तो ये भी यहाँ पर खैर करेक्ट आंसर नहीं है। वापस अनंगपाल पे आते हैं। तो अनंगपाल तोमर डायनेस्टी से संबंधित थे और ये एक राजपूत रूलर थे, ठीक है। अनंगपाल एक राजपूत रूलर थे और ये कौन सी डायनेस्टी से संबंधित है? तोमर डायनेस्टी से। सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिकंदर लोदी जो हमारे दूसरे लोदी भाई साहब थे, 1487 के अराउंड ये किंग बनते हैं। और 1504 में आगरा को, आगरा सिटी को जो कहते हैं किसने निर्माण कराया था? तो आगरा सिटी की स्थापना की थी किसने? 1504 में सिकंदर लोदी ने। उसके बाद 1505 में इन्होंने बेसिकली इनके जो पीएम साहब थे, पीएम कह लो, पीएम कह लो या फिर वजीर कह लो, ठीक है। तो पीएम या वजीर जो भी आप कह लो, उनके जो वजीर थे किसके? आपके सिकंदर, सिकंदर लोदी के। उनका नाम था मियाँ
सेकेंड, मियाँ भूया, मियाँ भूया, ठीक है। वजीर मियाँ भूया जो थे, उन्होंने ये जो मोट की मस्जिद थी उसका निर्माण कराया था। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। 1505 में, 1504 में आगरा सिटी को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और ये रही मोट की मस्जिद जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 59 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया की रैंक पूछी गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कह लो वीपो, ठीक है। वीपो इसको जारी करता है। पहली बार कब जारी किया गया था? फर्स्ट टाइम इट वाज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये 2007 में पहली बार ये मतलब इसको क्या किया गया था? प्रिपेयर किया गया था। 2023 में अगर हम रैंक वाइज बात करें तो इंडिया की रैंक 40th है, ठीक है। 40वें नंबर पर इंडिया है। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कई बार ऐसी रैंकिंग पूछ लेता है और हम यूएसए लगा के आ जाते हैं, बट जबकि पहला कौन है? स्विट्जरलैंड। और दूसरा कौन है? स्वीडन है। ये आपको याद रखना है। पहली रैंकिंग स्विट्जरलैंड के पास है, दूसरी रैंकिंग किसके पास है? स्वीडन के पास है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप देखो तो वंदे मातरम का जो स्लोगन है वो पूछा गया था कि कौन सी जो हमारी मूवमेंट थी उस दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो वंदे मातरम है, ठीक है, जो हमारा वंदे मातरम है, इसको कब लिखा गया था या कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया था? तो हम सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ उनकी एक बुक थी उसमें लिखा है। पर आजकल ना ईयर वगैरह पूछने लगे हैं यार। तो ईयर भी आप साइड बाय साइड याद कर लो। 1882 में आनंद मठ जो बुक थी रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, उसे पब्लिश किया गया था। तो 1882 में ये जो था ये पब्लिश हुआ था वंदे मातरम। इसका पहला और दूसरा स्टैंजा जो है उसको 1937 में एज अ 1937 में एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1937 में एज अ नेशनल सॉन्ग उसको क्या कर लिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। ये भी हो गया। अब बात करते हैं कि इसे पहली बार किस सेशन में गाया गया था। तो 1896, 1896 में कलकत्ता में ना एक सेशन होता है। कलकत्ता में एक सेशन होता है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको हेड कर रहे होते हैं, कौन हेड कर रहे होते हैं? रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहां पर रहीमतुल्ला जो सयानी थे वो इसको हेड कर रहे थे। उस दौरान पहली बार वंदे मातरम को क्या किया गया था? गाया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं कब इसको, मतलब कौन सा मूवमेंट में यूज किया गया था। तो आप देख सकते हो मेयर में सबसे पास कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन है हमारा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको क्या किया गया था? बेसिकली इसको यूज किया गया था, स्लोगन का यूज किया गया था। और हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कब से हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था हमारा। बनारस सेशन में इसकी बात की गई थी। तो अगर बात करें तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उसको हेड किसने किया था? तो ये आप सबको पता है, जीके जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हमारे थे, उन्होंने 1905 का जो अधिवेशन था उसको क्या किया था? हेड किया था। 1906 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, 1906 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसको किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, बीबीएन जी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 का कलकत्ता अधिवेशन क्या किया था? अडॉप्ट किया था, मतलब उसको हेड किया था। यहाँ पर 4 मांगे रखी गई थी या 4 रिजोल्यूशन जो थे, प्रस्ताव जो थे वो पारित किए गए थे। पहला तो जो था वो बहिष्कार आंदोलन से संबंधित था, ठीक है, बहिष्कार आंदोलन। दूसरा था स्वदेशी से संबंधित, ठीक है। तीसरा हमारा आप कह सकते हो जो शिक्षा वगैरह से संबंधित था, ठीक है। और चौथा आपका बहिष्कार हो गया, स्वदेशी हो गया, शिक्षा हो गया, और चौथा हमारा स्वराज से संबंधित था, ठीक है। तो ये 4 जो मांगे थे ये भी वहाँ पर 4 के भी प्रस्ताव वहाँ पर रखे गए थे और जो चारों के चारों पास किए गए थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखोगे, यहाँ पर नेशनल जो फर्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की बात की गई है कि कब लाई गई थी। 2000 में लाई गई थी, ना कि 2004 में, सॉरी। 2000 में इसको लाया गया था और इसमें एम क्या रखा गया था कि हर साल 4% की ग्रोथ क्या की जाएगी? एग्रीकल्चर सेक्टर में अचीव की जाएगी। तो 4% ग्रोथ पर एनम हमें अचीव करना है किसमें? तो आप बोलोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62, इल्बर्ट बिल पर ये क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए भाई, इल्बर्ट बिल पेश किया गया था तो किसके टाइम पे?
तो ये क्या था, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये पेश किया गया था लॉर्ड रिपन के काल में, मार्क्सिस ऑफ रिपन जिसको कहते हैं, इनको कहते थे। 1883 में लाया गया था, 1884 में इसे लागू किया गया था और उसी समय इसको निरस्त भी कर दिया गया था। क्यों निरस्त कर दिया गया था उसको बाद में देखेंगे, बेसिकली पहले देखते हैं कि ये था क्या। तो इल्बर्ट बिल में बात की गई थी, जो हमारे इंडियन जो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे और जो फॉरेनर्स होते थे उनके बीच में बराबरी स्थापित की गई थी कि जो हमारे भारतीय न्यायाधीश हैं, वो भी विदेशियों के मामले सुन सकते हैं, जबकि इस बिल के लाने से पहले भारतीय न्यायाधीश विदेशियों से संबंधित मामलों को नहीं सुन सकते थे। तो ये एक बात थी जिसको मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल को पास करवाया था। इसे लिखने वाले मतलब ड्राफ्ट करने वाले महोदय का नाम इल्बर्ट था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम इल्बर्ट बिल रखा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। तो अभी बेसिकली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42 नंबर पर सेलेक्ट किया गया है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है, बेसिकली नाम तो इसमें दे ही रखा गया है। ठीक है, सैक्रेड एम्बलम्स ऑफ हुएसल्स, तो ये आपको पता है कहाँ पर है। तो ये कर्नाटक में है भाई, है ना। 11वीं 12वीं सेंचुरी में इन सब का निर्माण किया गया था। इसकी खासियत ये है कि स्टार शेप टेम्पल है। ठीक है, ठीक है, स्टार शेप टेम्पल्स हैं ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये इसके बारे में एक नॉर्मल सी बात थी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 12वीं सदी में एक होयसलेश्वर टेम्पल था, होयसलेश्वर टेम्पल। ठीक है, होयसलेश्वर टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा से संबंधित था, लॉर्ड जो हमारे शिव होते हैं उनसे संबंधित था। और ये कब बनाया गया था, तो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनाया था, विष्णु धर्मन ने बनाया था इसको। ठीक है, विष्णु धर्मन ने। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि जो होयसलेश्वर टेम्पल था उसे किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो आप बताओगे विष्णु धर्मन ने उसे कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। पॉलिटी से क्वेश्चन है कि जो फॉर्मल इक्वलिटी है या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ है उस वो क्या। अब चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, सफिशिएंट, क्या ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त मतलब ये जरूरी ही नहीं है, तीसरा कह रहा है ये जरूरी है, चौथा कह रहा है ये जरूरी तो है पर ये पर्याप्त नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा अगर आपको अच्छी नॉलेज है पॉलिटी की तो आप ये कर सकते हो, अदरवाइज इसमें धोखा खाने की संभावना अच्छी खासी बनती है। ठीक है, तो चलो फिलहाल तो इसका आंसर कर दो आप। तो ज्यादातर बच्चों का इसमें आंसर गड़बड़ हो सकता है, देखो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कानून के समक्ष समानता जो है वो जरूरी तो है, लेकिन केवल कानून के सामने सबको बराबर कर देने से ही सब कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सरकार जो अलग अलग स्कीम चलाती है, अलग अलग प्रिविलेजेस देती है वीकर सेक्शन को, महिलाओं को, वो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर अलग से कोई चीज की जा रही है, इसका मतलब जो कानून के सामने जो समक्ष समानता है उससे काम नहीं बन पा रहा है, गवर्नमेंट को अलग से भी एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस वजह से ये जरूरी तो है बट ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 को अगर आप पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा दे रखा गया है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2023 में ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट डीएससी परियोजना ने दूसरे पोत डीएससी A21 के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाया, जो निम्नलिखित में से किस कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। तो ये किसके साथ बनाया गया है, तो ये आपको बताना है। बेसिकली ये बनाया गया है जो हमारा टीकागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड है, TRSL है, उसके साथ मिलकर बनाया गया है। तो भाई इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, TRSL टीकागढ़ रेलवे सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। 16th फाइनेंस कमीशन पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन हमें पता है आर्टिकल 280 में बात की गई है। कितने लोग होते हैं, 4+1 लोग होते हैं, इसमें 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है हमारा। कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन करेगा भाई, प्रेसिडेंट महोदय करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। पहला जो, अच्छा एक क्वेश्चन आप ये बताओ, फर्स्ट, इसका कमेंट में आपको आंसर करना है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कमेंट आपको करना है और उनका टेन्योर भी बताना है, कौन से साल में कौन सी ईयर में बनाए गए थे। कई बार देखो वहां से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब गठित किया गया था। तो इनको गठित किया गया था अप्रैल 1952 में। ठीक है, अप्रैल 1952 में इनको गठित किया गया था फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को।
कौन इसके उस समय हेड थे, किसके चेयरमैनशिप में इनको गठित किया गया था, तो आप सबको पता है के सी नियोगी, ठीक है, के सी नियोगी के अध्यक्षता में फर्स्ट फाइनेंस कमीशन को गठित किया गया था। अगर हम 10वें की बात करते हैं, 10th फाइनेंस कमीशन, तो ये 1992 में इनका गठन किया गया था। तो ये क्या था, तो ये बेसिकली था हमारा कृष्णचंद्र केसी पंत, ठीक है, कृष्णचंद्र पंत उनका नाम था, कृष्ण चंद पंत, ठीक है, केसी पंत की अध्यक्षता में 10वां फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था। 15वें की अगर हम बात करें, जो हमारा लास्ट फाइनेंस कमीशन था, वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था 2017 में, तो आपको पता है एनके सिंह जो थे, उनकी अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। अब यहाँ पर 16वां पूछा गया है, तो 16वां किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, तो 2024 आप लिख सकते हो, अरविंद पनगड़िया जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, ठीक है, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये वाला कमेंट बॉक्स में प्लीज आपको आंसर करना है। देखो जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप ये आंसर करोगे तो मैं समझूंगा कि आपके लिए वीडियो यूजफुल हो रही है, आप इंजॉय करो। अदरवाइज फिर कुछ दिन देखा जाएगा, फिर वीडियो बंद हो जाएगी, क्योंकि हमें ही अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या है ना। तो ये प्लीज आपको देखना है और कमेंट करना है, ठीक है, उसी से हमें समझ में आएगा कि आप इसको इंजॉय कर रहे हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। नवंबर 2023 में भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने निम्नलिखित में से किस खाड़ी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो एपीडा ने लुलु इंटरनेशनल के साथ ये समझौता किया है। एपीडा की अगर हम बात करें तो कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आप इसका जो है फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका गठन कब किया गया था, कौन से ईयर में जो है एपीडा को इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में, और ये ईयर पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको ये याद भी रखना है। एपीडा को 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसकी मिनिस्ट्री क्या है, तो कई लोगों को जैसा भी मैंने बोला एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, तो आपको लगेगा कि भाई ये या तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में होगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में होगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स में होगी। और तीनों के तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है। क्यों, क्योंकि ये ना निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई बॉडी है, और निर्यात को प्रोत्साहन से संबंधित अगर कुछ भी होगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी 1986 में बना था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स आईओडी द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आरईसी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। पहले पहली जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो कहाँ पर बनी थी, तो ये आंसर वैसे सभी को याद हो गया होगा, केरला में 1957 बनी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। लेकिन कौन सीएम थे, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओगे। तो याद कर लो भाई, एम एस नंबूदरी पद इसके, नंबूदरी, ठीक है, नंबूदरी पाद इसके क्या थे, सीएम थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, तो आप बता दोगे फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सीएम थे, सॉरी स्टेट के सीएम जो थे वो कौन थे, एम एस नंबूदरी पाद, ठीक है, 1957 केरला। चलते हैं आगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पैटा ट्रैवल मार्ट 2023 के 46 जो संस्करण होता है उसकी मेजबानी की, तो न्यू दिल्ली में की होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। 141 जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो आयोजन है, उद्घाटन है, कहाँ पर किया गया, तो ये क्वेश्चन कहाँ पर किया गया है बताओ भाई, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में, इसको क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, नई दिल्ली में, सॉरी, मुंबई में 141 जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका क्या किया गया है, सत्र का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है, ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय आयुष बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने किस राज्य में स्थित माजुली में आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन किया, तो माजुली अगर आइलैंड की हम बात करें तो माजुली आइलैंड कहाँ पर है, हम सबको पता है आसाम में है, तो कहाँ पर होगा भाई,
अगर ज्योग्राफी पढ़ी थी आपने हमसे, ठीक है, तो आप तुरंत आंसर कर दोगे आसाम, भले आपने करंट अफेयर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। माजुली जो भारत का आप कह सकते हो सबसे बड़ा रिवर में स्थित सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 74 पॉलिटी से, भारत में संसद निम्नलिखित विषयों पर कानून बना सकती है। तो अगर आपको 7th शेड्यूल की समझ है, ठीक है, 7वें जो अनुसूची है उसकी समझ है, तो आपको पता है संसद अगर बात करें तो संसद हमारी एक तो केंद्र के जो विषय होते हैं उस पे कानून बना सकती है, दूसरा समवर्ती सूची पे, ठीक है। तो बस इन दोनों पे बना सकती है, राज्य सूची पे तो राज्य बनाएगी, तो ये जो जहां पर मिल जाए वो आंसर होगा। ओनली इन कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के मंत्रालय विभाग श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये कमेंट बॉक्स में इसको आपको आंसर करना है, ये इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। जैसे कि हर सीरीज का, हर मॉक टेस्ट का हम जो लास्ट क्वेश्चन है मैं बेसिकली वो आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो इस पूरे मॉक टेस्ट में मैंने कम से कम आपको लिए 5 से 6 एमसीक्यूज छोड़े हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी आंसर करोगे, ठीक है। इससे आपकी इंगेजमेंट पता चलेगी भाई, अगर आप कितना इंगेज हो रहे हो मुझसे, तभी उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वीडियो को और बेटर कर पाएंगे। और अभी लाइव नहीं आ पा रहा है, basically मैं अभी छुट्टी पर आया हुआ था, लेकिन अब जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आ चुका है तो इस वजह से वीडियो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, छुट्टी तो हम ले नहीं सकते हैं, आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। तो अभी वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी आपको। 7 मार्च से मैं कोशिश करूँ, मतलब 7 मार्च से मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन करूंगा, तो वहां पर से वापस आपको लाइव सेशन वाली जो चीज़ है वो स्टार्ट की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो थी और फिलहाल तो इसको यहीं पर हम रोकते हैं। उसके अलावा वापस एक बार आपको याद दिला देता हूँ, 50% का हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, लगभग सभी सारे कोर्सेज पे है। तो बस आपको क्या डालना है, सिलेक्शन कूपन डालना है, ये जो कोड है इसको डालना है और अपना जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, इन सब की तैयारी आपको यहाँ पर स्टार्ट करवाई जा चुकी है। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी कोड डालिए, सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो